नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर चिंतामणि मालवी, विधायक आलोट, अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। बंधुओं, अभी कल ही समाचार देखने में आया कि मंदसौर की महापौर श्रीमती रमा देवी गुर्जर, जो कि भाजपा के बहुत वरिष्ठ नेता की पत्नी भी हैं, वो कलेक्टर से मिलने गई और उनके साथ पूरा भाजपा परिवार जिसे कह सकते हैं, जिलाध्यक्ष थे, अन्य पदाधिकारी थे और उन्हें 1 घंटे इंतजार कराया। उनसे मुलाकात अंदर चैम्बर में ना करके बाहर की। इसके पूर्व भी ऐसी घटनाएं घटित हुई कि रतलाम में जिला पंचायत की अध्यक्षा श्रीमती लालाबाई कलेक्टर से मिलने पहुंची अपने पति के साथ। वो 12 बजे दोपहर में गई और शाम तक उन्होंने बाहर प्रतीक्षा की। शाम को कलेक्टर चैम्बर से निकली लेकिन उनसे मिली नहीं और मजबूर होकर के लालाबाई को सीढ़ियों पर बैठ करके धरना देना पड़ा। रतलाम में ही भाजपा के बहुत वरिष्ठ नेता रहे, पूर्व गृह मंत्री जैसे बड़े दायित्व पर रहे और भी कई मंत्रालय उनके पास रहे, ऐसे कोठारी जी को एसपी ऑफिस पर फर्श पर बैठना पड़ा और धरना देना पड़ा। तो तब कहीं जाकर के उनकी एक रिपोर्ट लिखी और वो रिपोर्ट बहुत उचित थी, क्योंकि एक मीसाबंदी जो उस समय जिसने लोकतंत्र को बचाने के लिए संघर्ष किया, उसका प्लाट किसी ने हड़प लिया था और वो रिपोर्ट दर्ज नहीं हो रही थी। तो हिम्मत कोठारी जी को फर्श पर बैठना पड़ा और ये बहुत दुखद, बहुत दुर्भाग्यजनक घटना थी। फिर और पीछे जाते हैं तो हम देखते हैं कि भिंड में भी नरेंद्र सिंह कुशवाहा विधायक के साथ जो भी वर्बल एक्सचेंज हुआ कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव का, ऐसी तमाम घटनाएं होती रही हैं। फिर और भी इसी तरह की रिसेंटली हमें देखने में आता है कि भोपाल के बुराड़ी घाट में एक ही दिन 4 अप्रैल 2022 को 50 आईएएस जो विभिन्न अलग अलग कैडर के थे, कोई तेलंगाना, कोई महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, ऐसे अलग अलग कैडर के आईएएस लोगों ने एक साथ 50 आईएएस और उसमें कुछ आईपीएस भी, उन्होंने 2 हेक्टेयर और कुछ ज्यादा जमीन खरीदी, मतलब करीब 11 बीघा जमीन खरीदी। एक ही दिन 50 रजिस्ट्री हुई और उसके बाद हम देखते हैं कि सिर्फ 10 महीने बाद एक वहां से 3,200 करोड़ का एक वेस्टर्न कॉरिडोर निकला, एक नया रोड निकला और जो जमीन 85 रुपए स्क्वायर फीट थी वो बढ़कर के 3,000, 3,500, 4,000 रुपए स्क्वायर फीट हो गई। तो जो जमीन उन्होंने 5.5 करोड़ में ली थी वो करीब 80 करोड़, 90 करोड़ तक पहुंच गई। बड़ा हल्ला हुआ, शोर मचा, लेकिन फिर कोई वो नहीं। इसके पहले भी कुछ दिन पूर्व हमने देखा कि मध्य प्रदेश कैडर के ही कुछ वरिष्ठ आईएएस, जो जिसमें 3 तो चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं, वीरा राणा, इकबाल सिंह बैस, बसंत कुमार सिंह और भी कई, राधेश्याम जुलानी, ऐसे कई कलेक्टर जो आईएएस है वरिष्ठ, उन्होंने लो डेंसिटी एरिया जो भोपाल का है, क्योंकि भोपाल में चारों तरफ से जो पानी तालाब में आता है उसको कैचमेंट एरिया कहते हैं और वहाँ लो डेंसिटी का कानून बना हुआ है जिसमें बहुत सघन बस्ती वहाँ नहीं हो सकती। वहाँ उन्होंने न केवल मकान बनाए बल्कि रोड भी बनाई और केवल उनके मकानों के लिए रोड बनी। यह भी एक समाचार पढ़ने में आया। तो वैसे ही विचार कर रहे थे कि भाई ये संस्था इतनी मजबूत क्यों है, और न केवल ये कि फिर जब हमने देखा तो इस देश में करीब 7,672 ऐसे कुल आईएएस हैं और उनकी शिकायत जब मैंने देखी, जब हम भी पिछले जाकर के देखे तो बमुश्किल ऐसे 10 केसेस ध्यान में आते हैं जहां आईएएस पर आरोप भी लगे और वो पकड़े भी गए या उन पर कार्रवाई हुई। हम कह सकते हैं बी चंद्रकला, पूजा सहगल जो सरकारी जमीन को निजी संस्था को उसने सौंप दी थी, या प्रदीप शर्मा, उन्हें भी 5 साल की सजा हुई, या अरविंद जोशी, टीनू जोशी, हमारे मध्य प्रदेश के दोनों दंपत्ति आईएएस थे, उनके पास 360 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई। और इनसे भी बढ़कर के छत्तीसगढ़ कैडर के एक बाबूलाल अग्रवाल थे, उनके पास 500 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई। तो ये सारी चीजें एक विचार को प्रेरित करती है, विचार को बाध्य करती है कि आखिरकार ये संस्था है क्या ये, और इतना अधिकार इतनी मजबूत क्यों है। मैं हिस्ट्री में जाता हूँ तो हिस्ट्री में जब हम देखते हैं तो वस्तुतः किसी भी देश में, अमेरिका में भी
आईएएस या आईसीएस जैसी कोई ऐसी व्यवस्था रहती नहीं, कलेक्टर जैसी, जिसे हम कहें जिलाधीश कहें डीएम कहें। वहाँ अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग व्यक्ति हैं। जो वित्त का एक्सपर्ट है वो उसको वित्त की प्रधानता है। पुलिस जो है सामान्यतः वहाँ नगर सरकार के अंतर्गत आती है, और अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग व्यक्ति है, और शक्ति का विभाजन बराबर बैठा हुआ है। हमारे यहाँ ये जो कलेक्टर नाम की व्यवस्था है, डीएम नाम की व्यवस्था, ये इसलिए इतनी प्रभावी है कि सारे ही काम हमने कलेक्टर को सौंप रखे हैं। चाहे वह कानून व्यवस्था हो, डेवलपमेंट का काम हो, आपदा राहत हो, आपदा नियंत्रण हो, भू प्रबंधन हो, राजस्व के कार्य हो, और मजिस्ट्रेट का दर्जा भी हो, फिर इसके अतिरिक्त योजना और सारे काम। और चूंकि बहुत ज्यादा दायित्व तो उनको दे रखे हैं, बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां उनको दे रखी है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनको बहुत ज्यादा अधिकार भी हैं। ये भारत की अपनी विशेषता है कि ये आईएएस का जो कैडर है वो केवल भारत में है इतना मजबूत। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम देखते हैं कि जब बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पैर जमा रही थी, तो वो अपने किले रखती थी, क्योंकि उसका बड़ा व्यापार था, तो किले नुमा बनाती थी सरकार की आज्ञा से या वहाँ के राजा की आज्ञा से, और अपने सैनिक रखती थी। धीरे धीरे उन्होंने राजनीति में अपना दखल शुरू किया, और उनकी ताकत इतनी बढ़ गई कि उन्होंने सिराजुद्दौला से, उस समय के जो बंगाल के शासक थे, उससे उनका युद्ध हुआ, और उन्होंने मीर कासिम को अपनी ओर मिला लिया, जो कि उनका सेनापति था, और प्लासी का युद्ध हुआ ही नहीं और अंग्रेजों ने जीत लिया। फिर उन्होंने मीर कासिम को वहाँ का नवाब बनाया। फिर मीर कासिम के बाद उन्होंने उनके जो परिवार के थे उसको हटा करके दूसरे को बनाया। फिर ऐसे करके धीरे धीरे वो शाह आलम प्रथम, शाह आलम द्वितीय, और कमजोर करते गए नवाब को, और आखिरकार शाह आलम द्वितीय से उन्होंने टैक्स कलेक्शन का अधिकार ले लिया पूरे बंगाल में। तो टैक्स कलेक्शन, क्योंकि कंपनी तो व्यापारिक कंपनी थी, इसलिए उन्होंने कलेक्टर नियुक्त किए जो टैक्स का कलेक्शन करके कंपनी को देंगे, और कंपनी जो है वो राजा को देगी। फिर हम देखते हैं सन 1772 में ये कलेक्टर की नियुक्ति होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत लंबे समय तक शासन रहा उनका, 70 साल के लगभग, और फिर बंगाल में, केवल पूरे देश में नहीं। फिर हम देखते हैं कि सन 1857 की क्रांति हुई। क्रांति होने के बाद ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी को हस्तगत कर लिया, और ये महसूस किया कि केवल मिलिट्री से भारत पर सरकार नहीं चलाई जा सकती। ऐसी स्थिति में उसे कुछ जो दूसरे सामाजिक या कहें कि नॉन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस खड़े करना पड़ेंगे, उनको राजस्व या ऐसे कुछ और अमले खड़े करना पड़ेंगे। और न केवल ये, बल्कि उन्होंने स्कूलों की स्थापना की। उन्होंने सब जगह जो न्यायालय है, ऊपर एक न्यायालय की श्रृंखला स्थापित की, और अंग्रेजों को भी उसी न्यायालय से गुजरना होता था, बस उनके न्यायाधीश अलग होते थे। तो न्यायाधीश की उन्होंने रेल की पटरियां बिछाई, उन्होंने डाकतार किया, उन्होंने जो भी सारा सब कुछ। लेकिन उसमें सबसे बड़ी व्यवस्था उन्होंने की कि भाई हर जगह उन्होंने डीएम की व्यवस्था की, कलेक्टर की व्यवस्था की हर जिले में। और इसके लिए एक परीक्षा निर्धारित करी जिसे आईसीएस कहा गया, इंडियन सिविल सर्विसेज। उसमें केवल 23 साल की उम्र तक के प्रतिभावान बच्चे ही भाग ले सकते थे, और परीक्षा केवल इंग्लैंड में होती थी। भारत के लोगों को भी उसमें कोई मनाही नहीं थी, इसलिए भारत के भी कुछ प्रतिभावान बच्चे उसमें शामिल हुए। और हम देखते हैं कि रविन्द्रनाथ ठाकुर के भाई सत्येंद्र नाथ ठाकुर पहले आईसीएस बने। उस समय आईसीएस होता था। फिर सुभाष चंद्र बोस आईसीएस पास हुए, जिन्होंने अपना इस्तीफा दिया देश कार्य के लिए। श्री अरविंद आईसीएस बने। ऐसे ठीक एक बड़ी श्रृंखला बनी। जब भारत का स्वतंत्रता हुई, तो स्वतंत्रता के बाद हमने संविधान में शक्ति संतुलन किया, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। तो यह जो कार्यपालिका में, जिसमें कि आईएएस और ये सब आते हैं, कार्यपालिका में दिया गया। जब कार्यपालिका को दिया गया तो उसको विधायिका के अंडर में काम करना था, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और बहुत कुछ चला भी, आज भी है। हम देखते हैं कि केंद्र में इतनी बढ़िया व्यवस्था है, क्योंकि मैं सांसद भी रहा हूं, तो केंद्र में एक बेहतरीन व्यवस्था है। वहां पर अगर हम हायरार्की उसकी देखेंगे तो एक कैबिनेट सेक्रेटरी होता है जो कि सीनियर मोस्ट आईएएस होता है, और उसके अंडर में
फिर अलग अलग विभागों का एक एक केवल सेक्रेटरी होता है। वहाँ ना प्रिंसिपल सेक्रेटरी का कोई कॉन्सेप्ट है, ना एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का कोई कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं। वहाँ सीधे कैबिनेट सेक्रेटरी, देन सेक्रेटरी, और फिर नीचे की जो भी श्रृंखला है। तो प्रत्येक विभाग का केवल एक अधिकारी होता है। राज्यों में एक मुझे लगता है कि बहुत बड़े रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है पदों को लेकर के, क्योंकि यहाँ एक चीफ सेक्रेटरी, उसके बाद कुछ सीनियर को 5-7 सीनियर्स जो चीफ सेक्रेटरी रैंक के हो सकते हैं, उनको SES करके, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी करके 5-5, 7-7 विभाग दे दिए। उसके बाद प्रमुख सचिव, फिर सचिव, यानी प्रिंसिपल सेक्रेटरी, देन सेक्रेटरी। तो ऐसी स्थिति में एक मकड़ जाल पूरा अधिकारियों का बन गया। और चूंकि मंत्री यदि होता है तो मंत्री एक विभाग का, और प्रिंसिपल जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी 7 विभाग का। तो स्वाभाविक रूप से एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो है वो मंत्रियों को समझता है कि इनका तो एक ही विभाग है, मतलब उतनी प्रभावता एक बहुत साइकोलॉजिकली नहीं बनती। और एक ऐसा पूरा वो जाल बन गया कि उसमें लोकतांत्रिक तरीके से जीते गए जनप्रतिनिधियों को बहुत अधिकार या बहुत सम्मान या उनकी बातों को तवज्जो धीरे 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 लगातार प्रदेशों में कम होती गई। और मध्य प्रदेश में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आप देखिए कि लोकतंत्र में सारा जो शक्ति है वो जनता के पास है, लेकिन हम व्यवहारिक रूप से देखें तो शक्ति ना जनता के पास है ना जनप्रतिनिधियों के पास है, और शक्ति केवल और केवल कार्यपालिका के पास है। और कार्यपालिका चूंकि विधानसभा बहुत कम समय चलती है, तो इसलिए क्वेश्चन नहीं हो पाते, पूछताछ नहीं हो पाती। और इसलिए एक दृष्टि से ऐसा लगता है कि जैसे कारपोरेट स्वरूप सरकार का बन गया हो और सारा काम सिमट आया हो अधिकारियों के हाथ में, जिन पर दंड की कोई व्यवस्था नहीं, जिनको यदि कोई वो बड़ा भ्रष्टाचार कर भी दे तो भी संविधान के अनुच्छेद 311 के अंतर्गत उनको सैंक्शन ऑफ प्रोसिक्यूशन लेना पड़ेगी। पहले कोई अगर छापा डालना है तो सरकार से अनुमति लेना पड़ेगी, भ्रष्टाचार पकड़ना है तो सरकार से अनुमति। सरकार मतलब IAS की पूरा उन्हीं का संगठन, उन्हीं की मजबूत यूनियन। और ऐसे करके फिर वो सजा ना हो पाती, ना कोई पकड़ पाता है और ना ही कोई छापा डाल पाता है। इसलिए अपने आप में एक ये विचारोत्तेजक विषय है कि क्या आज के लोकतांत्रिक व्यवस्था में शक्ति के संतुलन के लिए, खासकर राज्यों में, एक रीस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है कि कितने पद होना चाहिए, किस स्तर के पद होना चाहिए और क्या अधिकार होना चाहिए। वैसे तो जो विधायक या महापौर, वो जो प्रोटोकॉल की सूची है उसमें 23वें नंबर पर है, और उसके बाद नंबर आता है मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी का, और कलेक्टर तो बहुत दूर है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि चाहे वो महापौर हो, चाहे वो हिम्मत कोठारी जैसे सीनियर लीडर हो, चाहे जिला पंचायत की अध्यक्षा हो, ऐसे को लोगों को कलेक्टर मिलने से भी इनकार कर देता। तो कोई दंड की व्यवस्था नहीं, कोई कार्रवाई का तरीका नहीं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ IAS जब भ्रष्टाचार में पकड़े जाते हैं तो उनको कंपलसरी रिटायरमेंट दे दिया जाता है, लेकिन वह भी कई सालों की प्रक्रिया के बाद होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो घटनाएं लगातार हो रही है और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था अप्रत्यक्ष रूप से कारपोरेट में बदल रही है, इस पर सभी राजनीतिज्ञों को विचार करना चाहिए, आम जनता को भी विचार करना चाहिए। मैं आप सबको इस विचार यज्ञ में आमंत्रित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।